दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं हूं गौतम राणे सागर, हृदय भारत न्यूज चैनल पर उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उसी सोच बदलो दो देश बदलो अभियान के तहत जो कार्यक्रम जिस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, बात करने उपस्थित हुए हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी राम जन्मभूमि स्थल का जो निर्माण कार्य होने जा रहा है उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाकर के वहां मंदिर का शिलान्यास करे, उद्घाटन करे, जो भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री धर्म विशेष के प्रयोजन में इस तरह से शिलान्यास करने नहीं जाता। तो इसका मतलब यह है कि ये खुले तौर पे संविधान को चुनौती देने की प्रक्रिया है, वो भी संवैधानिक स्थान पे बैठ करके, जबकि शपथ लिया गया है कि मैं भय या पक्षपात के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना काम करूंगा और इस देश का जो सेकुलर फेस है, धर्मनिरपेक्ष उसका चरित्र है इस देश का, उस धर्मनिरपेक्ष चरित्र को हमेशा बना करके रखेंगे। इसके बावजूद हमारे देश में सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्धों का अब पहली बार पिटीशन स्वीकार कर लिया गया है। स्टे के डेट 14 जुलाई दी गई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, चूंकि वो फिजिकल अपीयरेंस में वो सुनना चाहते हैं, वो कोर्ट बेंच सुनना चाहती है, इसलिए डेट बढ़ा दिया गया। और जो बौद्धों का आधार है, बौद्धों का आधार पूरी तरह से लाजमी है और जस्टिफाई करता है उनके क्लेम को किसी भी कीमत पे। और क्लेम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर हम 5वीं शताब्दी में चले जाएं तो वेनसांग और फाहियान के जो प्रमाण रहे हैं वो हमारे पास प्रमाण है, वो हमारे पास प्रमाण है, वेनसांग फाहियान के प्रमाण हमारे पास है। और इसके बाद जो पहली मर्तबा जो इस तरह का विवाद शुरू हुआ, वो विवाद शुरू हुआ 30 नवंबर 1858 को, जो पहली बार मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा निहंगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की। और उस समय शीतल दुबे जो वहां के थानेदार थे, उन शीतल दुबे ने जांच करके ये कहा कि चूंकि चबूतरे पे निहंगों ने कब्जा किया है तो चबूतरा निहंगों का बनाया गया है। इसके बाद पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली मर्तबा 1962 और 63 में जगह का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी कि ये बौद्धों के महत्वपूर्ण स्थान है और उसके बकायदा प्रमाण भी मिलते हैं। और ठीक उसी के बाद 1869 और 71 के बीच बकायदा अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में खुदाई भी हुई और खुदाई में भी बौद्धों का ही स्थान होने के प्रमाण मिले हैं। और इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद 19वीं शताब्दी में भी जो खुदाई हुई 1969 और 70 में, उस 69 और 70 की खुदाई में जो प्रोफेसर अवध किशोर नारायण जी के नेतृत्व में हुआ, जो BHU में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल स्टडी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके नेतृत्व में खुदाई हुई, ये प्रमाण मिले। और 2003 में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वो प्रमाण BB लाल के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए हैं, वो भी बकायदा
इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि जो भी अवशेष मिले हैं वो सारे के सारे बुद्ध कालीन है, प्रसेनजीत के कालीन है, और ये साकेत नगरी रहा है, ये अयोध्या नहीं रहा है। और आज भी इसी आधार पे जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले कोर्ट ने इनको सुना नहीं, और कोर्ट के न सुनने की वजह सिर्फ ये थी कि कोर्ट ने ये कहा, ये माना था कि 1044 पेज में जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय में ये माना था कि राम के कोई भी जन्म होने के यहाँ प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, इसलिए हिंदुओं के पक्ष में ये निर्णय दिया जाता है। जबकि ये बहुत स्पष्ट तरीके से ये माना जाता है कि ये हिंदुओं के पक्ष जो कोर्ट है, कोर्ट केवल अंधा ही नहीं बहरा भी होता है, उसे स्वतः न कुछ दिखाई देता है और न स्वतः कुछ उसे सुनाई पड़ता है, उसे वही सुनाई और दिखाई पड़ते हैं जो साक्ष्य दिखाए जाए। ऐसी स्थितियों में हम अपने मेहमानों से परिचय आपको कराएं और इसके बाद मेहमानों की राय लेना चाहेंगे। हमारे बीच में उपस्थित बनते रेवत जी हैं जो दीक्षा भूमि नागपुर से हैं। बनते जी को वंदाम। हमारे बीच में डॉक्टर एमपी सिंह साहब उपस्थित है, प्रोफेसर हैं और काफी अच्छा इनका अध्ययन भी है, काफी लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। और हमारे बीच में भंते बुद्ध शरण केसरिया जी हैं जिन्होंने अभी आमरण अनशन भी किया था, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बनते जी आपको वंदाम, और अकेले रहिए, अकेले बनते जी को रहने दीजिए। और राजा बाबू जी अगर आपको जुड़ना है तो आप वॉइस खोल लीजिए, हिलाइएगा नहीं इसको। तो आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम बनते रेवत जी के पास आ रहे हैं। बनते रेवत जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतीय संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री की गरिमा को ध्यान रखे बगैर पक्षपातपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। ऐसे पक्षपातपूर्ण निर्णय को आप क्या कहेंगे और कैसे पक्षपातपूर्ण निर्णय को रोकने का प्रयास करेंगे? बनते रेवत जी। सभी को नमो क्रांति, जय भीम। और आप सभी को मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ, यहाँ सरयू नदी से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली पंतप्रधान जो है वो जब सीट पे बैठे तब हमको बता रहे थे कि मैं भारत के संविधान की सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जब शपथ के बाद में अपने आप बदल गए और वो मोहन भागवत के अनुयायी हो गए, मैं हिंदूवादी हूं करके। इस देश को हिंदूवादी बनाने का उनका जो षड्यंत्र है उनमें वो सफल हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी तक जितने भी पंतप्रधान आए हैं वो भारत देश के गरिमा को मैंने गरिमा रखी है, एक आइडेंटिटी रखी है कि भारत देश का पंतप्रधान है वो पूरे दुनिया में महाकारुणिक भगवान बुद्ध के धरती से आने वाले और दुनिया में करुणा निर्माण करने वाले पंतप्रधान थे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने जब पंतप्रधान की शपथ ली, एक्चुअली हम लोगों ने मैंने भारत के लोगों ने उनको चुन के दिया है या वो सैटेलाइट से चुन के आए, ये तो वही जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंदू है तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है देश की तरफ जब जाते हैं तो वो बौद्ध बनते हैं। मैं भारत के बौद्ध देश से आया हूँ। जब वो ऐसा कहते हैं तो ये जो चोली बिचोली का दामन जो खेल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनको सेटलमेंट करके ये सब काम किए हैं, सभी काम किए हैं इन्होंने पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, इनके पूरा ये जो एजेंडा है ये एजेंडा पूरा हिंदू राष्ट्र की तरफ है, ना कि बौद्ध राष्ट्र के लिए है। और जबकि यहाँ पे उत्खनन में
उत्खनन में सारे डिगिंग अगर आपने देखे हैं तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि यहाँ पे जैन भी है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ हिंदू भी है और यहाँ मुस्लिम भी है। जब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है, ये जब ये जेरूसलम है, अयोध्या अयोध्या साकेत और फैजाबाद, जब ये तीनों एक है, तो सब मुझे ये बताइए उसके सीसीटीवी कहाँ गए? वहां पे फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए क्यों नहीं आए सब लोग? पंतप्रधान नहीं, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट राष्ट्र के तरफ से पैसा जो लिया उस बुद्धिस्ट राष्ट्र के आर्कोलॉजी को क्यों नहीं बुलाए? आर्कोलॉजिस्ट मैंने श्रीलंका से आर्कोलॉजिस्ट क्यों नहीं आए? बौद्ध राष्ट्र जापान से क्यों नहीं आए? इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जबरदस्ती से फैसला दे दिया, किसी को पूछा नहीं। बौद्ध राष्ट्र के बौद्ध भिक्षुओं को किसी को, बनते शिवली है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के, बनते चालिंदा है बीटीएमसी बौद्ध गया मुक्त बौद्ध गया के, और भी बहुत से बड़े बड़े भिक्षु, इन लोगों को न पूछते हुए न कोई फैक्ट फाइंडिंग करते हुए इन्होंने अपना जिहाद खड़ा कर दिया हिंदू राष्ट्र का कि ये भगवान राम की अयोध्या जन्मभूमि है। अब मुझे ये बताइए, मोदी जी की डिग्री जब अगर झूठी है तो मोदी का चाय बनाना भी झूठा है, तो मोदी का फैसला ये जबरदस्ती से इन लोगों ने किया वाला है, इन लोगों ने किया वाला है। मैं इनका निषेध करता हूं, ऐसे ऐसे पंतप्रधान जो लायक के नहीं है, और इन्होंने खुद को, मैं इनके पीछे का इनके जो पिताजी है, इनके जो ये है मोहन भागवत जी, इनका भी मैं निषेध करता हूं। वो ये कहते हैं कि इसके पहले बाला साहब देवरस ने कहा था, अगर अयोध्या का मुद्दा अगर सुलझ जाता है तो हम बुद्ध गया उनके हाथ में देते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जब अयोध्या भी मैंने साकेत हमारा है, जब सम्राट अशोक की ये जब धरती है, 84,000 जब बुद्ध विहार है, तो सभी का पैसा इनके पास कैसे? आपने तिरुपति का भी पैसा, विट्ठल का भी पैसा, पुरी का भी पैसा, जितने बौद्ध विहार थे उसको मंदिर बना के इन्होंने अपनी पूरी वहां से अपनी उनका खुद का सोर्स बना लिया है। और मैं खंडन करता हूँ ऐसे लोगों का। इससे तो अच्छा है ये घाघरा नदी में, मैं ये सरयू नदी में मरना चाहूंगा, क्योंकि अगर 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 मोदी जी यहाँ पे आए, अगर उन्होंने शिलान्यास किया तो मेरे लिए मैं मेरी जिम्मेदारी मोदी अगर मैं मर गया तो इसका सबसे बड़ा इनके ऊपर दोष लगना चाहिए। मनुष्य का आदमी के मरने का जो गुनाह है इनके ऊपर 420 लगना चाहिए, 370 ये लगना चाहिए। जी भंते जी फिर हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर एमपी सिंह आपके पास आ रहे हैं। भंते जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा आरोप ये लगाया है कि जब आप बाहर जाते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री में आप जाते हैं, तो ये आप कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट देश से आए हैं, तथागत गौतम बुद्ध के देश से आए हैं, इसलिए आर्थिक तौर पे आप हमें मदद करिए, हम उनकी जो विरासत है, जो उनका ज्ञान है, उसको प्रचारित करेंगे, उसके प्रसारित करेंगे, और जो भी उनके अवशेष है उसको संभाल करके रखेंगे। इस आधार पे लोगों से मदद लेकर के आते हैं और यहाँ आकर के कुछ अलग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दोहरा चरित्र है, मैं उसको ड्यूअल कैरेक्टर नहीं कहता, मैं हाइब्रिड कैरेक्टर कहता हूँ। संकर कैरेक्टर जो संकर वर्ण शुरू हो गया है, इसे रोकने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, जैसा भंते जी ने कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसी सरयू नदी में अपने प्राण दे दूंगा, और अगर मेरे प्राण जाते हैं तो मेरी मैं स्वतः प्राण अपना नहीं दे रहा हूं, बल्कि मोदी जी ने मुझे मजबूर किया है प्राण देने के लिए। इसका मतलब वो मेरी हत्या कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप इस दिशा में क्या सहयोग करेंगे और किस दिशा में देखते हैं, ये संविधान को बचाने की किस दिशा में कवायद करेंगे? डॉक्टर एमपी सिंह जी। गौतम जी, अभी भंते जी ने अपने व्यक्तिगत विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मानना यह है कि इस देश का कोई भी नागरिक यदि अपनी कथनी और करनी का अंतर खत्म कर देगा और बुद्ध के पंचशील के आधार पर, बुद्ध की 5 सिद्धांतों के आधार पर वो जीवन यापन करने लग जाएगा, तो इस देश में अमन, चैन, सुख, शांति होगा और समृद्धि और विकास होगा। क्योंकि इस देश का प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उसके कथनी करनी के अंतर में, उसके सोच में और नीयत में फर्क आ जाएगा,
तो देश खतरे की तरफ जाता है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्मों की विचारधाराओं का, सभी पंथों की विचारधाराओं का हम लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करना चाहिए। अभी श्रद्धेय भंते जी ने जो बात कही है, ये बहुत ही गंभीर बात है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर और संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि यदि उनकी कार्यशैली के कारण, यदि हमारे देश के धर्म गुरु, जिसकी वजह से आप चीन, जर्मनी, जापान जाते हैं, बौद्धिस्ट कंट्री जाते हैं, उनसे सहायता लेने के लिए अब आप ये वक्तव्य देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ। तो आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं या बुद्ध की धरती पर जन्मे हुए भारत के नागरिक हैं, तो बुद्ध की विचारधारा का सम्मान करते हुए उसके धम्म की विचारधाराओं को संरक्षित सुरक्षित करने वाले धम्म गुरुओं के सम्मान को भी उनको आदर करना चाहिए। और जैसा कि भंते जी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कृत्य करते हैं और आते हैं तो मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर होकर के विचार करने की आवश्यकता है और विचार करने के बाद उनको भी न्याय दिलाने की आवश्यकता है। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश के भिक्षुकों का जो दर्द है, इस देश के बौद्धिस्टों का जो दर्द है, इस देश के मानवतावादी भारतीय नागरिकों का जो दर्द है, वो दर्द ये है कि अभी तक के पुरातत्व विभाग की खुदाई जितनी भी हुई है, वहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि वहां पर जो है बुद्ध विहार रहा होगा। वहां पर तथागत बुद्ध की विचारधारा से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वहां विहार था। और इस विचारधारा को हम जीवंत रखते हुए हम उस पर यदि वाकई में उस धम्म को सम्मान करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो इस पर एक पुनः पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए और उसके आधार पर इस देश की भारतीय न्यायपालिका के समक्ष, जैसा कि हमारे भिक्षुओं की जो रिट पिटीशन स्वीकार हुई है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट इस भारतीय उच्चतम न्यायपालिका में प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इस देश के लोगों को न्याय मिल सके। तो हम मानेंगे कि ये मानवतावादी, न्यायवादी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अन्यथा भंते जी ने जो एक एलिगेशन लगाया है, भंते जी ने जो अपने आप के शरीर को त्यागने का जो उनके कृत्य की वजह से जो स्टेटमेंट दिया है, यदि उस पर वो गंभीर नहीं होते हैं, संवेदनशील नहीं होते हैं, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, न कि कोई अन्य। जी जी, बनते बुद्ध शरण जी भी हमसे बहुत बार, बनते जी आवाज आ रही है आपको? बुद्ध शरण जी, बुद्ध शरण जी आपको आवाज आ रही है बनते जी? जी जी। अच्छा, बनते जी के वो आप ऑडियो और वीडियो ठीक कर लीजिए, जुड़ तो रहा है, उसको हिलने की वजह से दिक्कत हो रही है। तो अगर आवाज आ रही है तो हम आपसे प्रश्न लेना चाहेंगे। बनते जी आवाज आ रही ठीक ठाक? हाँ, अभी आवाज आ रही है जी। बनते जी की पिक्चर नहीं आ पा रही, आवाज जा रही, तो बनते जी हम आपसे बनते जी के कट की आवाज आ रही, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी जगह आगे पीछे कर लीजिए ताकि आपकी आवाज आ जाए जब हम प्रश्न। अब बनते रेवत जी के पास ही हम आ रहे हैं। हमारी लाख कोशिश है कि बनते बुद्ध शरण जी से हम उनके बयान ले उनके विचार जान ले, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बनते रेवत जी फिर हम आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे ये तो आपका लास्ट एक्शन होगा कि अगर आप किन्हीं कारणों से बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को नहीं रोक पाए, तो अगर आप अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, प्राण दे
सकते हैं, तो क्या उतने से संविधान बच जाएगा, या संविधान बचाने पूरे प्रयास करने के बाद ये अंतिम आपका कदम होगा? बनते जी। बनते जी, हमारा क्वेश्चन आपने सुन लिया? देखिए, नहीं एक बार सुनाइए, क्या क्लैरिटी नहीं है। बातों को मानती है, ठीक है। बांगों को मानती है, तब तक हम ठीक है, हमको न्याय चाहिए। अगर नहीं मानती है तो इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। अंदर की जो हो कदम, वो चाहे गोली से भूने में गोली खाने की बात होगी, हम उसके लिए तैयार। जी जी। हेलो हेलो। जी 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 भंते जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो पंतप्रधान और राष्ट्रपति के लिए नहीं बना है, वो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल बना है, लोगों के लिए बना है। और राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद रिलीजन, मैंने वहां पे जो लॉ दिए है वो रिलीजियस, आप अपने तरीके से आपके रिलीजन सभी के लिए। हम नहीं चाह रहे हैं कि अयोध्या का मंदिर बने, ऐसा हम कदापि नहीं बोल रहे, लेकिन वहां पे जो खुदाई में जो भगवान बुद्ध मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं, उसका संवर्धन तो हो। और दूसरी बात यह है, लॉकडाउन में मैं पहली बार ये धरोहर देख रहा हूँ, जब अम्बेडकर 26 अलीपुर में अम्बेडकर भवन बन रहा था, अम्बेडकर धरोहर बन रही थी, तो हम वहां पे जाके घूम के आ सकते थे। यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, पूरा अयोध्या में ये पहली मंदिर है जहां पूरा लॉकडाउन में काम चल रहा है, किसी को आने और जाने की मना है। इसका मतलब क्या है कि दाल में कुछ काला है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं और उसको तोड़ फोड़ के 40 किलोमीटर, हमें पता चला कल ही कि 40 किलोमीटर कहीं दूर पे उसके अवशेष ऐसे मिट्टी बना के उसको भेज रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि भूमि स्पर्श मुद्रा भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि आप राष्ट्रपति यहाँ का भगवान बुद्ध के चेयर पे बैठता है। अशोक स्तंभ जो है, सम्राट अशोक का भारत करके कहा जाता है, और इसे पूरी तरह से राम का हिंदुस्तान बनाने के कगार पे मोदी जी अपनी हेकड़ी लगा के है। मोदी जी और वहां के सभी लोग अपने हेकड़ी, 130 खासदार SC ST NT है, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे उनके बारे में। क्या यहाँ पे रामविलास पासवान है, मुकुल वासनिक है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, या और भी कोई है? क्या वो संविधान के अनुयायी नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बौद्ध के अनुयायी नहीं है? तो वो क्या रहे क्या? और जो राहुल है, वो राहुल है, कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने ये जो भूल भुलैया खेल, जंतर मंतर का खेल किया है हम लोगों को, दो लोगों के साथ, ये तो सबसे बड़ा ये है। मैं दोनों को दोषी देना चाहूँ। क्या जरूरत थी राजीव गांधी जी को उस दरवाजा खोलने की? क्या जरूरत थी राजीव गांधी को? और अगर ये राजकारण के लिए भगवान बुद्ध को अगर यूज इस्तेमाल करते हैं, तो आप तो सबसे बड़े ढोंगी देवदत्त के अनुयायी रहेंगे। मुझे ये बताइए आप कि सभी लोग देख रहे हैं, वहां पे जेरूसलम टाइप है, मुस्लिम लोगों का अभी वहां पे हक है, बौद्धों का, जैनों का है। ऐसे इसमें पूरे दुनिया को बताना चाहिए फुटेज कि वहां पे क्या निकल रहा है, क्या नहीं करके। ये सब अंदर में गोलमाल करके हमको हिंदू राष्ट्र बना के यहाँ पे रामलला की भूमि है करके लोगों को बता रहे हैं, उकसा रहे। क्या यहाँ के मौर्यों को मालूम नहीं? अगर विनीत मौर्य जो सम्राट अशोक के वंशज है, उन्होंने पिटीशन डाली है मौर्य खानदान के, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीच में उसके स्टेटमेंट दिया थे कि अयोध्या ये बौद्ध नगरी है करके। ये सब देने के बाद में अगर राष्ट्रपति या पंतप्रधान की गरिमा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये राम मंदिर बनाने के पंतप्रधान बने हैं, या कोरोना बता के हम लोगों को घर में बैठा के ये सब अंदर में अयोध्या का मंदिर बना रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये लोग कोरोना से दुनिया आज कोरोना से बचना चाहिए या इनके मरम्मत के लिए अयोध्या मंदिर बनाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि स्टे सेफ, स्टे होम बोल रहे हैं, और इनका मंदिर कैसे निर्माण हो रहा है? कैसे निर्माण, कौन सी इससे निर्माण हो रहा है? लॉकडाउन के बाद निर्माण हो सकता है?
वो और उसके किसी मीडिया को, किसी चैनल को वहां घुसने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। जी 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 भंते जी, फिर हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर एमपी सिंह आपके पास आ रहे हैं। फिर जी भंते जी ने एक प्रस्ताव रखा है और एक जो भारत का दर्द है उसको बयान किया है। प्रस्ताव ये रखा है कि हम अगर आप अयोध्या में राम मंदिर बनाने जाते हो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम उसको मानते हैं, जबकि जिसके नेतृत्व में निर्णय हुआ था वो जज की हैसियत से निर्णय उन्होंने दिया था, लेकिन जैसे ही जज से रिटायर हुए तो अब पता लगता है कि वो जज बनने की उनकी अपनी कोई योग्यता ही नहीं थी। वो तो एक गली के लफंगे से भी गिरे हुए व्यक्ति हैं। बावजूद इसके आपका कहना यह है कि चूंकि जज की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने निर्णय दिया था तो हम उसको अभी मानते हैं, जब तक विद्वेषों का कोई निर्णय या दूसरा नहीं आ जाता है तब तक हम उस न्याय को, उस फैसले को, न्याय तो हुआ नहीं, फैसला हुआ, फैसले को मानते हैं। हम राम मंदिर को रोकने नहीं जा रहे, लेकिन जो अवशेष मिल रहे हैं उन अवशेषों को ध्वस्त क्यों आप कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि अवशेषों को संभाल करके रखिए, संरक्षित करके रखिए, उसे ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है उसका प्रचंड विरोध है। तो आपसे समझना चाहते हैं उसकी डिमांड जो इन्होंने रखी है उसे संरक्षित रखने के लिए आपकी तरफ से या आप क्या प्रयास करेंगे? जी गौतम जी, ये जो है हम लोगों की जो मानवतावादी नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये बात भंते जी की और अन्य एक डेलीगेशन भी यहाँ से इटावा से गया था, भंते सुमित्र रतन जी के नेतृत्व में, और उसमें भिक्खू और उपासक सभी लोग थे। और उस डेलीगेशन जब इस समय तो उसे अयोध्या कहते हैं, और वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों प्रशासक लोगों से जाकर के मिला, लेकिन उन्होंने वहाँ घटना स्थल पर जाने से उन्हें रोक दिया और उन्हें धमकी भी दी गई मुकदमों में फंसाने की, और उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया। तो ये तो जो अभी नागपुर वाले भंते जी जो बोल रहे हैं ये सत्य है कि यदि आप अपनी जगह पर सही हैं तो जो डेलीगेशन भंते सुमित्र रतन जी के नेतृत्व में गया उनको वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, और जो वहां के क्षेत्रीय अयोध्या वासियों से हमारे भिक्षु संघ को जो जानकारी हुई उन्होंने मुझे ये बताया। डॉक्टर एमपी सिंह साहब, हम आपके पास फिर आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से भंते बुद्ध रतन जी जुड़ पाए हैं तो एक कम से कम एक कमेंट उनके ले ले। भंते बुद्ध रतन जी, हम आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझना चाहते हैं कि सरकार अगर नहीं मानती है, मुझे लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गया भंते जी का, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप एमपी सिंह साहब 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी बात पूरी कर लें। एमपी सिंह साहब, तो वो डेलीगेशन ने लौट करके मुझे ये बताया था कि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने उनको जाने नहीं दिया, और उसी डेलीगेशन ने क्षेत्रीय लोगों से, वहां के निवासियों से जब जानकारी प्राप्त की तो उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो बुद्ध अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उनको मशीन के द्वारा पीस करके अयोध्या से बहुत दूर जो है फेंका जा रहा है। तो यदि जो ये बात कही जा रही है ये बात सत्य हो या झूठ हो, लेकिन ये बहुत बात महत्वपूर्ण है कि यदि वहां जो भी अवशेष निकल रहे हैं वो किसी भी धम्म और विचारधारा से संबंधित हो, यदि वहां पर भिक्षु संघ उपासक ये मांग करते हैं कि उनको संरक्षित करने का कार्य वहां पर किया जाए तो उसमें इस देश के शासकों को, इस देश के प्रशासकों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई वहां पर बड़ी गड़बड़ हो रही है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी 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 डॉक्टर साहब, भंते जी फिर हम आपके पास आ रहे हैं, भंते रेवत जी आपके पास फिर आ रहे हैं, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए और अगल बगल जो पीछे से आवाज आ रही जरा उन आवाज को रोकिए, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा। तो भंते रेवत जी आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा
और आपके पास आ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि ये सरकार हमें लगता है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि वहां स्थान पे ही नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अगर सही काम हो रहा तो स्थान पे जाने से तो बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए था। अगर वहां जाने से रोके जाने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब वहां कोई साजिश चल रही है। उस साजिश से निपटने के लिए क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे, उस साजिश से कैसे निपटेंगे, जरा अगर ये समझा सके तो समझाएं बनते जी। ऐसा है कि अगर ये देश का प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति अगर वो इनडिसिप्लिन हो तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हम लोग कितना भी मरे, कितना भी बात करें, कितना भी प्रोटेस्ट करें, कितना भी संघर्ष करें, इन्होंने प्लांटली इनडिसिप्लिन, क्योंकि जो धम्म जो नहीं है, इसलिए बौद्ध गया, बुद्ध यहाँ से गया है 200 देश में, ये समझिए बुद्ध यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर पाखंडी अगर राष्ट्रपति और पंतप्रधान रहे तो उस देश में कहाँ बुद्धिज्म है, कहाँ बुद्धिज्म है। 18 लाख करोड़ अगर जापान से पैसा लाते हैं, पूरे 18 लाख करोड़ रुपए लाते हैं और हमको सिर्फ 100 करोड़ रुपए देते हैं, और हमारे संविधान के राइट्स वो खुद को बताते कि मैं दे रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात, ये गलत मैंने लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। ऐसे कईयों राष्ट्रपति, कईयों पंतप्रधान आए, कईयों संघ नायक, 2500 साल से कईयों संघ नायक आए, कईयों राजा आए, सम्राट अशोक, ये पंतप्रधान संघ कभी सम्राट अशोक नहीं बन सकता, ये बात तो उतनी सही है। क्योंकि सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध का धम्म जो चौरे पूरे दुनिया में डाला है, और उसी से भगवान बुद्ध की जो गरिमा है, उसका उनका उपालि का विनय और आनंद का धम्म इज इक्वल टू बुद्ध होता है। तो क्या राष्ट्रपति को मालूम है कि मेरे पीछे भगवान बुद्ध बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं? क्या पंतप्रधान सारनाथ जाते हैं, सारनाथ के कॉन्स्टिट्यूंसी, बनारस के कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वहां पे वो शिवली भंते के हाथ से सूक्त पढ़ते हैं, उनके लिए करुणा के लिए सूक्त पढ़ते हैं, उनके लिए मंगल कामना के लिए, इसीलिए पढ़े हैं क्या कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़े करके? ये पहला पंतप्रधान है देश का, दुनिया का, जो भगवान बुद्ध का खाता है और भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ता है। तो ये पंतप्रधान जो है अपनी मैंने अयोध्या के लिए, राम के लिए और बहुत से इतिहास बनाएगा। ये मैंने बाबा साहब कहते थे मिस्टर गांधी इज अ डार्क एंड ऑफ इंडिया, गांधी इज अ डार्क एंड ऑफ इंडिया। वैसे ये जो बनिया है, ये जो गुजराती है, ये गुजराती मोदी इज अ डार्क एंड ऑफ इंडिया, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि उनको क्या बुद्ध मालूम है, बुद्ध का डिसिप्लिन क्या मालूम है, बुद्ध का धम्म क्या मालूम है। जी हेलो बनते जी, जी बनते जी, हेलो जी बनते जी, एमपी सिंह साहब आपके तो पास ये जो देवदत्त है, ये जो देवदत्त रूप मोदी के रूप में पैदा हुआ है, ये कभी सुधरेगा नहीं और ना ही सुधरेगा, क्योंकि इसका पिंड ही अधम्म है। ये इसका इनडिसिप्लिन, ये आदमी कभी पढ़ा नहीं और बता रहा है एजुकेटेड है करके। आज हम इतने पढ़े रहने के बाद में हमें बात करने का वो जो गरिमा है वो नहीं आता। और ये ना मनमोहन सिंह बन सकते हैं, ना नेहरू बन सकते हैं, है ना। नेहरू ने दलाई लामा जी को तिब्बत को शेल्टर दिया। बनते जी फिर हम आपके पास आएंगे, हमारे पास समय की थोड़ी बाध्यता है। एमपी सिंह साहब, आपसे अंतिम पंच लाइन हम आपसे लेना चाहेंगे, और वो पंच लाइन आपसे हम 30 सेकंड में चाहेंगे कि बनते जी ने बड़ा आरोप लगाया कि 18 लाख करोड़ रुपए जापान से लाया है मोदी जी ने, और जो बौद्ध धर्म के जो स्थान है, उन स्थानों को पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए केवल 100 करोड़ रुपया ये कह करके दिया कि हम अपने बजट से दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। तो क्या वास्तव में इस तरह की साजिश चल रही है क्या, एमपी सिंह साहब? इस तरह की साजिश को मेरे हिसाब से स्पष्ट करने के लिए भारतीय भिक्षु संघ को आरटीआई के तहत भारत सरकार से मांगना चाहिए कि जापान से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी और कितनी इस मद में खर्च की गई। क्योंकि हम कोई भी जस्टिफाई तभी हम किसी मैटर को कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, कि जब तक के उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य न हो, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य न हो। तो भिक्षु संघ, इस देश का भिक्षु संघ आरटीआई के तहत इस सरकार से मांगे
कितना उसमें धनराशि मिली थी और कितना मद में खर्च की गई, और जो शेष राशि है वो कहाँ है और कहाँ लगाई गई है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश की सरकार की मंशा क्या है। अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश की भिक्षु संघ की जो मंशा है वो मात्र इतनी है कि हम मंदिर बनाने से नहीं रोक रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पुरातत्व या जो भी अवशेष मिल रहे हैं जिस धर्म से संबंधित है, उनको संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, ये इनकी मांग है। इसका सम्मान होना चाहिए। जी एमपी सिंह साहब, ये आप कह रहे थे आरटीआई से मांगना चाहिए, और आपके संज्ञान में ये बात भी ला दें कि आरटीआई को बगैर दांत का शेर बना दिया गया है। अब आरटीआई से आपको कोई भी सूचना नहीं मिलने वाली है। आरटीआई को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। जो कभी स्वतंत्र संस्था होती थी, अब स्वतंत्र नहीं परतंत्र संस्था हो गई है। अब एक ही चीज हो सकता है, डायरेक्ट एक्शन, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, जो तथागत गौतम बुद्ध कहते थे, जो प्रसेनजीत और खास तौर से सम्राट अशोक के पीरियड में हुआ है। अगर वो शौर्य अपनाया गया तो इस देश का लोकतंत्र बचाया जा सकता है, संविधान बचाया जा सकता है। नहीं तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे पे है। आप सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमानों का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, धम्म क्रांति जय भीम, धम्म क्रांति जय भीम। बहुत सब रखंत सब देवता सब बुद्धान वर्तमान। धम्म क्रांति जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बदनाम बनते जी।